नमस्कार, मेवाड़ की सियासत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राजेश। जिस तरह से राजस्थान में चुनाव का दंगल चल रहा है, लगातार विधानसभा के इस चुनाव में अब नामांकन दाखिल हो रहे हैं। 6 तारीख को नामांकन के अंतिम दिनांक है। ऐसे में अब मेवाड़ में भी चर्चाएं जहाँ तेज है, ऐसी मेवाड़ की सीटें जहाँ पर कहा जाता है कि जिसने गढ़ जीत लिया उसने राजस्थान जीत लिया। बात करते हैं उदयपुर ग्रामीण सीट की। ग्रामीण सीट का एक बड़ा ही दबदबा रहा है, अलग ही एक अंदाज इस सीट का रहा है, क्योंकि यहाँ पर कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस का राज रहा है। जिस तरह से बीजेपी ने भी फूल सिंह मीणा को उतारा है तो कांग्रेस ने विवेक कटारा को उतारा है। विवेक जी कटारा हमारे बीच हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है मेवाड़ की सियासत, मेवाड़ जगत में आपका। जिस तरह से चुनाव का दंगल चल रहा है, आपको कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है, तो सबसे पहले आपका क्या एजेंडा क्या रहने वाला है इस चुनाव की बात करें तो? एजेंडा एक क्या बोल रहे हैं, ये कारवा है जो हमारे पिछले 5 साल से चल रहा है। हमारी सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, मैं विधायक नहीं बन पाया, लेकिन मैंने अपने क्षेत्र की जनता को कभी ये महसूस नहीं दिया कि आपका कोई सेवक या आपका कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। मैंने निरंतर 5 साल क्षेत्र में रह के हर संभव प्रयास किया है कि लोगों को आधारभूत सुविधाएँ मिले, शिक्षा की सुविधा हो, स्वास्थ्य की सुविधा हो, लोगों को आवासीय के पट्टे मिले, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। तो ये सब हमने प्रयास किए और मैं चाहूँगा कि जिस तरह से सरकार के काम रहे, ये काम आगे भी चलते रहे। इसलिए मेरा एजेंडा ये है कि हमारे जो क्षेत्र है अभी यहाँ पे करीबन 1,60,000 हमारी आदिवासी की जो है पॉपुलेशन, और उसमें खासी अभी पिछड़ापन है। काफ़ी काम हुए हैं शिक्षा के, पेयजल के, आवास के, लेकिन फिर भी और बहुत काम करना बाकी है। तो मैं चाहूँगा कि अपने पिताजी खीमराज जी कटारा की पच्चीनों पर चल के उनके राह को देखते हुए इन क्षेत्रों में काम करना और इस इलाके का विकास करना। शहरी क्षेत्र में मैं चाहता हूँ कि हमारे बहुत सारे युवा जो हैं वो बेरोजगार हैं, उनके लिए ऐसी लघु उद्योग खोले जाए, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ लाए जिससे वजह से वो अपने स्टार्टअप्स का चालू करके अपना खुद का छोटा व्यापार स्थापित करके जीवन में आगे बढ़ सकें। टूरिज़्म की बहुत अपार क्षमता है हमारे विधानसभा क्षेत्र में। हमारे क्षेत्र में नांदेश्वर जी है जिसको अच्छा एक दार्शनिक स्थल के रूप में हम विकसित कर सकते हैं। उबेश्वर जी का स्थान है, जामेश्वर जी का स्थान है। इनको अच्छा डेवलप करके टूरिज़्म के माध्यम से भी यहाँ पे उनको अच्छा हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। हमारे क्षेत्र में बहुत सारी क्षमताएँ होटल्स की हैं, होटल्स बहुत सारी आई हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये इलाके में और टूरिज़्म के अवसर बढ़े ताकि टूरिज़्म का फुटफॉल और ज़्यादा उदयपुर में हो, ताकि उदयपुर के लोगों की आमदनी बढ़े। सर, नहीं लगता आपको, क्योंकि 2 बार यहाँ से बीजेपी के जो विधायक है वो यहाँ से लगातार जीत चुके हैं, चुनौती नहीं रहने वाली? कहीं ना कहीं देखो, चुनाव तो चुनौतीपूर्वक ही होता है, कोई भी चुनाव है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमसे आडंबर नहीं होता है। हम लोग काम करके जीवन लोगों के दिल में अपना स्थान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और आज मैं जिस एजेंडे से भारतीय जनता पार्टी के लोग आए थे, आज हम लोग ये देख रहे हैं कि 15 लाख तो न तो आपके खाते में आया, न मेरे खाते में है, न बेरोजगारी कम हुई है, न महंगाई किस चरम पे। ये इस सरकार को, जो केंद्रीय सरकार है, उसको अभी कहते हैं कि ये तो सैकड़ा सरकार है। आज हर चीज़ सैकड़ा का मतलब मेरा मायने ये है कि हर चीज़ 100 रुपये पार है। पेट्रोल की बात करें, हमारा टमाटर 100 रुपये पार है, हमारे दालें 100 रुपये पार है। तो आज महंगाई की क्या स्थिति है? आप अगर रुपए की तुलना करें डॉलर से, क्या तो आज रुपए की क्या कीमत है आपके सामने। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये है। लेकिन उसके बावजूद हमारे प्रदेश में जिस तरह से आज हमारी गहलोत सरकार है, इसने महंगाई को देखते हुए आज जिस तरह से हमारी बुजुर्गों की, महिलाओं की पेंशन 750 से बढ़ा के 1,000 रुपये कर दी। आज गैस की टंकी में 500 रुपये की रियायत दी है। आज इस तरह से हर महिलाओं को अन्नपूर्णा फूड पैकेट के दिया जा रहा है हर महीने, जिसमें आपके तमाम जो खाद्य के सारे सामग्री इसमें उपलब्ध है। तो ये सारी जो चीज़ें जो दी हैं, स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं महिलाओं को, ये सारी चीज़ें जो हैं ये महिलाएं से, ये महंगाई से बचने के लिए दी है। और मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह के कार्य हमारे इस 5 साल में सरकार के रहे, उन कार्यों को लेकर हम लोग क्षेत्र में जाएंगे। क्षेत्र को के लोगों को, हर आदमी को कुछ न कुछ इन योजनाओं से फ़ायदा हुआ है। आज राजस्थान का एक व्यक्ति अशोक जी गहलोत की योजनाओं से लाभान्वित हुआ है, और निश्चित रूप से इन योजनाओं को लेके हम क्षेत्र में जाएंगे और साथ जो गारंटियाँ और जो सरकार ने अभी घोषणा पत्र में ली है उसको लेके जाएंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि इन योजनाओं के माध्यम से, और जिस तरह से इन योजनाओं को हमने धरातल पे उतारा है, तो मुझे पूरा आश्वस्त है कि 10 साल तो ठीक है एमएलए नहीं बन पाए, लेकिन इस बार पार्टी ने पूरा टिकट दिया, तो मुझे इस बार
अपनी टीम पे, अपने युवाओं की कार्यकर्ताओं की फौज पे पूरा भरोसा है कि इस बार हम 100% इस सीट को निकाल के कांग्रेस का परचम लहराएंगे। तो सब आप कह रहे हैं बीजेपी कांग्रेस, लेकिन आपके बीच एक नई पार्टी बीटीपी जो भी आपके यहीं से करिए, कि नहीं लगता आदिवासी जो वोटर्स हैं उसमें कहीं न कहीं आपको नुकसान कर सकती है? देखिए, पार्टी तो हर चुनाव में देखो तो पिछले बार भी 6 पार्टी लड़ी थी उदयपुर गवर्नमेंट से। पिछले बार आपकी बसपा, आपकी कम्युनिस्ट पार्टी, आपकी बहुजन पार्टी ये भी लड़ी थी। इस बार एक और आ गई है। तो पार्टियां तो लोकतंत्र है, चुनाव में लड़ती रहती है। और वैसे वो जिस तरह से भीड़ लेके आए हैं, जिस तरह से परसों उनका नामांकन था, नामांकन में भी जिस तरह से उन्होंने ये एक तरह से खेल कर दिया, तो कहीं कहीं लगता तो यूँ है कहीं कहीं बीजेपी और कांग्रेस को कोई नुकसान तो पहुंचाएगी हल्का फुल्का। नहीं, देखो वो अब उनका एजेंडा अलग है। अब वो किस एजेंडे के साथ आ रहे हैं, मुझे तो उनका एजेंडा भी अब तक कोई क्लियर नहीं लगता कि वो किस एजेंडे के साथ जनता के बीच में जाएंगे। आज वो ये बात करते हैं कि भैया या उदयपुर के आसपास में टूरिज्म नहीं बढ़े। आज वो चाहते हैं कि आसपास की, उदयपुर के आसपास की ज़मीन कन्वर्ट नहीं हो। तो ऐसा हो सकता है क्या? आज हर आदमी स्वतंत्र है। अगर आज आप बोलो कि मुझे अपनी ज़मीन कन्वर्ट करा के कृषि में कमर्शियल करनी, तो आप करोगे। मैं रोक सकता हूँ ना, आप रोक सकते हो। इसलिए विकास को कोई नहीं रोक सकता। उनका एजेंडा जहाँ तक मैंने सुनने में, मुझे लगता है कि वो प्रैक्टिकल है। लेकिन फिर भी वो जिस एजेंडे के साथ है और लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो वो देखते हैं वो क्या कर सकते हैं, कि आगे क्या करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से जो चुनावी मुद्दे होते हैं उनके वो मुद्दे हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो टीमें उनकी एक जो जाड़ोल में पाई जाएगी वो गिरवा में मिलेगी, जो गिरवा में है तो कल सलू में मिलेगी। तो मैं जहाँ तक मेरे को लगता है कि ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है कि ज़्यादा वोट हासिल करने के ये लोग वो ताकत रखते हैं। लेकिन फिर भी चुनाव है, देखते हैं। जहाँ हमारे लोग अगर कुछ ऐसी बात उनके साथ जुड़ेंगे तो हम उनसे बात करेंगे कि भैया आप लोग विकास की तरफ देखो, जो आपको जो सरकार रोजगार दे सके, आपके आमदनी बढ़ा सके, उसको आप देखो। तो वो अपनी बात रखेंगे, हम हमारी बात रखेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई नुकसान हमारी पार्टी को, ये आप जिन पार्टी का नाम ले रहे हैं, आप बाप के आपने नाम लिया, बीटीपी का नाम लिया, मुझे नहीं लगता कि हमारी पार्टी को इससे कोई नुकसान है। वैसे जिस तरह से लगातार अपने जो मेवाड़ वागड़ है वहाँ पर आदिवासी इलाका है, लगातार आपकी जो सीट है, तो उसमें जहाँ विकास की बात होती है, आदिवासी हर जो मुद्दा ये उठता है कि आदिवासियों के लिए हम ये करेंगे, लेकिन आज भी जो आदिवासियों के लिए होना चाहिए, हक की बात हो या फिर हो, तो मिल रहा है क्या? लगता है क्या आपको? नहीं, क्यों नहीं मिल रहा है? आज हमारी सरकार में आदमी को क्या चाहिए? शिक्षा की हम बात करें तो अभी हमारे विधानसभा क्षेत्र में 15 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले हमने महात्मा गांधी। 30 स्कूल हमारे क्रमोन्नत हुए हैं, 5वीं से 8वीं, 8वीं से 10वीं, 10वीं से 12वीं। चिरंजीवी योजना के रूप में 25 लाख का बीमा मिल रहा है। तो ये क्या आदिवासी लोगों के काम नहीं आ रहा? आज पेंशन जो बढ़ाई है वो 750 से बढ़ा के 1000 रुपये कर दी, तो क्या वो आदिवासी भाइयों के काम नहीं आ रहा? आज तमाम हमारे आदिवासी जो बहन हैं उनको स्मार्टफोन मिला है, तो क्या वो आदिवासी नहीं है? तो वैसे आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। जिस तरह की आप अपन बात कर रहे हैं, आज भी उस स्कूल में जाने के लिए बच्चों के लिए रोड नहीं है, आज भी जाने के लिए ऐसे मुद्दे बहुत सारे हैं जहाँ मूलभूत सुविधाओं का। देखो, कमियां तो पूरे मेवाड़ में है। कमियां धीरे धीरे ही वो ठीक होंगी। और वो उसके लिए जो एक अंतराल होता है विकास का, उसी अंतराल में विकास भी एक प्रक्रिया है, वो धीरे धीरे ही होती है। और जैसे विकास होना चाहिए, मैं समझता हूँ कि आज़ादी से लेकर अभी तक, आज़ादी के समय तो एक सुई भी नहीं बनती थी आज, लेकिन आज मुझे खुशी है कि आज हमारे छोटे छोटे गाँव में डिस्पेंसरियाँ हैं, स्कूल्स हैं, आज हर तरह की सुविधा है। तो ये खुशी की बात है। विकास हुआ है, बहुत सारा विकास होना बाकी है अभी, और हम लोग निरंतर लगे हुए। गहलोत सरकार, कांग्रेस की सरकार हमेशा आदिवासी लोगों के साथ रही है शुरू से। ये इतिहास है गहलोत सरकार का। कांग्रेस पार्टी के नेता हमेशा इंदिरा गांधी से लेके, राजीव गांधी से लेके, मनमोहन सिंह जी, उसके बाद अभी हमारे राहुल गांधी जी भी, और अशोक गहलोत जी, हमारे सभी आदिवासी परिवारों के लिए बहुत सोचा है। तभी तो अभी आपको पता है कि पिछले महीने राहुल गांधी जी बेनेश्वर आए थे, तो लाखों की वहाँ पर लोग वहाँ पे एकत्रित हुए थे राहुल जी की बात सुनने के लिए। क्योंकि आदिवासी लोगों को गांधी परिवार के प्रति और कांग्रेस के नेताओं के प्रति एक आस्था है, और वो आस्था मैं समझता हूँ कि बनी हुई है। और आने वाले समय में जिस तरह से हमने काम किए, आदिवासी भाई हमसे और जुड़ के रहेंगे। और मैं खुद भी एक आदिवासी भी हूँ, मुझे पूरा भरोसा कि ये पार्टी हमको सपोर्ट करेगी, करती है, करेगी, और आगे भी
इन योजनाओं के माध्यम से हम लोग हमारे समाज को और आगे लेके जाएंगे इन योजनाओं के माध्यम से। लगातार आपके जो विपक्षी हैं परिवारवाद के आरोप लगाते हैं, लगातार यही बात उठती है कि पूरा परिवारवाद यहाँ पे चला रखा है। देखिए परिवारवाद तो जो लोग निंदा करते हैं या जो लोग आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बोलना चाहता हूँ कि वसुंधरा जी के बेटे विधायक नहीं है क्या? मैं उदयपुर की बात करूँ, किरण जी की बेटी क्या राज्यसभा से विधायक नहीं है? तो ये दो एग्जाम्पल आपके सामने ही है और रास्ते में अनेकों अनेक एग्जाम्पल हैं। आज हम राजनाथ सिंह जी की बात करें, आज हम यशवंत सिन्हा जी की बात करें, उनके बेटे हैं। आज हम मतलब तमाम जो ये बीजेपी के जो नेता हैं, आज प्रमोद महाजन जी की बात करें, गोपीनाथ मुंडे जी की बात करें, सबके परिवार जो इसमें लगे हुए हैं। और मैं तो कहता हूँ कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, आर्मी मैन का बेटा आर्मी में जाता है। तो हमारे पिताजी जनसेवक थे, तो हम भी जनसेवा का काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। जो लोग आरोप लगाते हैं वो लगाते रहते हैं, उसमें कुछ नहीं, लेकिन हमको तो लोगों की सेवा करनी है और सेवा करने का कार्य हम कर रहे हैं। जो प्रत्याशी हैं वो भी अब आपके जिस तरह से डॉक्टर नाम के आगे लगाते हैं, वो भी डॉक्टर लगाने की तैयारी कर रहे हैं। स्वतंत्र है पूरे यहाँ के लोग, जो डॉक्टर लगाए, प्रोफेसर लगाए, इंजीनियर लगाए, लगा सकते हैं। तो अपनी पढ़ाई पूरी करें और अध्ययन करें और डॉक्टर बने। तो जब चुनौती तो है, लगता है आपको चुनौती है? अब लोगों के पैर पड़ना, हाथ जोड़ना, उदयपुर जनता के लोग कोई बाध्य नहीं करते कि किसी एमएलए को किसी के पैर पड़ना, ये धोख लगना होता है। ये उनकी स्टाइल है, ये उनकी शैली हो सकती है, ये वो जाने, ये सब उनके वो जाने। लेकिन हम भी जब हमारे गुरु होते हैं, संत होते हैं, हमसे बड़े बुजुर्ग हैं, हम भी धोख लगते हैं। लेकिन वो उनकी क्या शैली है, वो उसके बारे में कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ, जनप्रतिनिधि के रूप में मुझे मतदाता मौका देंगे, मुझे इस क्षेत्र के लोग मौका देंगे, मैं अपने क्षेत्र के लोगों की मजबूत ढंग से विधानसभा में आवाज़ बुलंद करूंगा और बड़े बड़े कार्य इस क्षेत्र में लेके आऊँगा, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो लगातार आप कांग्रेस में ईडी की छापेमारी कार्रवाई हो रही है। देखिए आप राजनीति की कितनी नीची स्तर तक आ गई। आज कोई व्यक्ति चुनाव प्रचार कर रहा है और उसको पता चलता है पीछे से उसके घर में ईडी का छापा पड़ गया। ऐसे तो कभी भी राजनीतिक इतिहास में इस तरह की घटना नहीं हुई, जिस तरह की कार्य और ये निम्न स्तर की जो राजनीति, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता, आपके शीर्ष नेतृत्व भाजपा का और आपका प्रदेश का नेतृत्व जिस तरह से एक ओछी राजनीति कर रहा है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और ये लोकतंत्र के लिए कोई अच्छा वातावरण नहीं बीजेपी दे रही है, अच्छा संदेश नहीं दे रही है, मैं इसकी घोर निंदा कर रहा हूँ। अगर इस तरह से अगर होने लगा तो लोकतंत्र के मायने खत्म हो जाएंगे। तो ये थे विवेक कटारा, जो उदयपुर ग्रामीण विधानसभा है जहाँ के प्रत्याशी है, जिन्होंने अपने खुलकर इस बातों को रखा है मेवाड़ की सियासत में, जिस तरह से क्या, क्योंकि सरकार की योजनाओं को लेकर इन्होंने बताया है, जहाँ क्षेत्र में जाएंगे किस तरह के मुद्दे, उन सभी मुद्दों पर हमने बात की है। राजेश डांगी।